हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ई अनंत। और आज हम लोग क्लास 10 की कंप्लीट सोशल साइंस की सीरीज में पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो द टर्म फ्लोरा रिलेट्स टू ऑल द प्लांट लाइफ एंड द टर्म फौना रिप्रेजेंट ऑल एनिमल लाइफ। मतलब जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो सब फ्लोरा की कैटेगरी में आ जाएंगे। जितने भी हमारे एनिमल लाइफ हो गई हमारे आसपास की वो सारी फौना की कैटेगरी में आएंगी। तो हर एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारा इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी। मीन्स यहाँ पे आपको तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पेड़ पौधे, बहुत डाइवर्सिटी आपको यहाँ देखने को मिलती है। डिफरेंट वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। तो ये है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की। तो इसको एब्रिएटेड फॉर्म में बोला गया है IUCN। इसका काम होता है हमारी हमारे पूरे वर्ल्ड में नेचर की हेल्प करना, नेचर की चीजों को बचाना, नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखना, उनकी केयर करना। और IUCN ने क्या किया है, कुछ कैटेगरीज को कुछ डिफरेंट कैटेगरीज क्लासिफाई कर दी है, जिसमें अब आज के समय में मिलने वाले कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं। तो उसमें सबसे पहले जो कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे वो है नॉर्मल स्पीसीज। तो जनरली हम इसमें इन स्पीसीज को रखते हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है हमारी दुनिया में वो बहुत मेंटेन है, मतलब वो अभी खत्म नहीं होंगे काफी समय तक, वो तो अभी उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहने वाली है। इसमें आपके कैटल्स आ जाएंगे, साल के पेड़ आ जाएंगे, पाइन के पेड़ आ जाएंगे, रोडेंट्स वगैरह आ जाएंगे। और ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये होते हैं रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक तरह का मैमल्स हैं, ठीक है। मैमल्स की कैटेगरी में इनको भी लिया जाता है। लेकिन बस इसमें एक आपको रैबिट देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे रैबिट भी इन्हीं की तरह दिखता है, लेकिन बट रैबिट इनकी कैटेगरी में नहीं आता। रोडेंट्स में आपकी गिलहरियां आ जाएंगी, छोटे चूहे आ जाएंगे, बड़े चूहे आ जाएंगे, रैट्स आ जाएंगे, है ना। तो ये होते हैं रोडेंट्स वगैरह। तो रोडेंट्स हो गए, कैटल्स हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, है ना। और पेड़ों की कैटेगरी में साल के पेड़ हो गए या फिर पाइन ट्रीज हो गए। तो इनकी क्वांटिटी तो हमारी वर्ल्ड में काफी अच्छी है और काफी मेंटेन क्वांटिटी है। ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाले। तो इनको हमने रख दिया नॉर्मल स्पीसीज में अकॉर्डिंग टू द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। तो ये वो स्पीसीज है जो जिनका क्या होने वाला है, कुछ समय के बाद एक्सटिंक्शन हो जाएगा अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो। मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम होती जा रही है पूरे वर्ल्ड में, है ना। इसमें कुछ प्लांट्स भी हैं, इसमें कुछ आपके एनिमल्स भी हैं। तो जनरली हम तो आज हमारे चैप्टर्स में ज्यादातर हम फोकस करेंगे कुछ एनिमल्स के बारे में। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब अभी हमने समझा जिनकी पॉपुलेशन अब खतरे में आ चुकी है, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही है। अगर मेंटेन नहीं हुई तो ये लोग इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हमें बताए गए हैं, जैसे कि ब्लैक बक, ठीक है। ये हिरन की तरह एक जानवर है हमारा, है ना। एक ब्लैक बक होता है, क्रोकोडाइल हो गए, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, इंडियन राइनो हो गया, लायन टेल्ड मकॉक के बारे में बताया गया, और संगई जो कि एक डियर का टाइप होता है जो कि मणिपुर में मिलता है। तो अब हम इनको इनकी पिक्चर के साथ देखते हैं। तो अभी फर्स्ट जो हम पिक्चर देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, ये है ब्लैक बक, ठीक है। तो ये ब्लैक बक भी क्या है, एक इंडेंजर्ड स्पीस है और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से कम होती जा रही है। और इसके बाद अभी हमने बात करी थी क्रोकोडाइल्स की। तो ये क्रोकोडाइल्स का भी क्या हो रहा है, बहुत तेजी से इनकी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है। नहीं ध्यान दिया तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको दुनिया में क्रोकोडाइल्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ ये ना, ये जो अभी हम पिक्चर देख रहे हैं ये है इंडियन वाइल्ड एसेस। मतलब ये एक्चुअली में डोंकीज की तरह दिखते हैं, लेकिन ये जनरली डोंकीज तो हम इनको नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपको जंगल एरियाज में देखने को मिलेंगे, जंगलों में देखने को मिलेंगे। और जो डोंकीज वगैरह होते हैं वो तो जनरली डोमेस्टिकेटेड होते हैं, मतलब आप उनको पाल लेते हैं, फिर उनसे काम कराते हैं, जो कि गलत भी है ना। तो ये हो गए इंडियन वाइल्ड एसेस। इंडियन राइनो की अगर बात करें तो हमारे आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क में ये राइनो सिंगल ऑन इंडियन राइनोसोरस देखने को मिलता है। इसकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से कम हो रही है, ये एक इंडेंजर्ड स्पीस है। और ये है हमारा मकॉक। तो इसकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से कम होती जा रही है और ये एक इंडेंजर्ड स्पीस बन चुका है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है एक हिरण है, ये जिसको हम जनरली संगाई बोलते हैं। ये आपको हमारे मणिपुर वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो ये रहे कुछ ऐसे एनिमल्स की लिस्ट। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, हमने कुछ ही को देखा है। तो ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आज आ रहे हैं। तो इनके लिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमारी दुनिया से ही गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे वल्नरेबल स्पीसीज के बारे में।
सो वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती हैं? दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल्स दैट इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी। मतलब इनकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से कम हो रही है कि इनको भी अगर नहीं रोका तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आने लगेंगे, है ना। मतलब अभी भी चांसेस है कि इनको तो हम एटलीस्ट इंडेंजर्ड होने से बचा सकते हैं। तो इसमें भी आपके जो एनिमल्स हैं जैसे कि ब्लू शीप हो गई, जो कि जनरली हिमालय रीजन में आपको देखने को मिलती है, हिमालयन रीजन में। एशियाटिक एलिफेंट हो गए और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन हो गई। तो अभी हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लू शीप को। तो ये ब्लू शीप जनरली नॉर्मल शीप से बहुत डिफरेंट होती है, सर्दी वाले एरिया में मिलती है और इसके सींग भी बहुत यूनिक होते हैं। और जनरली इसके जो हेड वाला जो पोर्शन होता है वहां पे ब्लू कलर की कुछ आपको ब्लू ब्लू सा कुछ कलर सा देखने को मिलता है इसके हेड के आसपास, तो इसलिए शायद इसका नाम ब्लू शिप रखा गया है। तो ये भी जनरली लोग इसको भी हंट कर रहे हैं, इसको खाने के लिए, मतलब इसको मार दे रहे हैं और इस कारण इसकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से कम हो रही है। चलता रहा अगर ऐसे ही तो ये भी धीरे से वल्नरेबल स्पीसीज से शिफ्ट हो जाएगी अब हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज की तरफ। और उसी तरीके से हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में कंट्रीज में पाए जाने वाले जो हाथी होते हैं जिनको हम जनरली एशियाटिक एलिफेंट्स बोलते हैं, इनके जो कान होते हैं वो भी काफी छोटे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से कम हो रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेयर स्पीसीज के बारे में। देखिए दोस्तों, वल्नरेबल स्पीसीज में जब पॉपुलेशन कम होती है तो वो लोग कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज की तरफ। और जब इंडेंजर्ड स्पीसीज से भी इतनी कम हो जाती है कि हम लोग कंफर्म नहीं कर पाते कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया दुनिया से कंप्लीटली कि नहीं, है ना। तो इसको हम लोग रेयर स्पीसीज में रख देते हैं। मतलब कोई ऐसा कोई जानवर जो हमको साल 2 साल में कहीं ना कहीं किसी न किसी जंगल में कोई इसको देख लेता है। मतलब इतना तो हम समझ सकते हैं कि अभी भी वो जानवर कहीं ना कहीं दिख जा रहा है, तो वो बहुत रेयर है ना, रेयर चांसेस है, इसलिए इनको हमने रखा है रेयर स्पीसीज में, है ना। इनकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल होती है। और इसमें आपके एग्जांपल्स में यहाँ पे बताते हैं हिमालयन ब्राउन बियर, मतलब जो हमारे हिमालयाज के आसपास के एरिया में एक भालू देखने को मिलता था, ये भी आजकल देखना दिखना बंद हो गया है, बहुत रेयर है। देख लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिख रहा है। तो ये एक रेयर स्पीस बन चुका है और एक टाइम के बाद अब शायद ये, अब क्या अब इसको बचाना भी मुश्किल ही हो चुका है ना। तो अब ये धीरे से एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ रेयर स्पीसीज में अब ये जो एशिया में पाई जाने वाली जो जंगली भैंसें होती हैं जिनको हम जनरली वाइल्ड एशियाटिक बफेलोज के नाम से जानते हैं, तो ये भी अब बहुत कम ही ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, नेशनल पार्क्स हैं कुछ जहाँ पे ये दिख रही हैं, जो क्योंकि हमने ही उनको कुछ बचा के रखा है ना। लेकिन ये भी अब लगभग रेयर हो चुकी है, दिखने को नहीं मिल रही है हमारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब। और इसके साथ साथ ये एक डेजर्ट फॉक्स के बारे में हम और बताते हैं यहाँ पे कि ये एक डेजर्ट फॉक्स है, जनरली रेगिस्तान के एरिया में ये देखने को मिलती है। लेकिन ये भी इसकी पॉपुलेशन भी आज बहुत कम हो चुकी है, मतलब ये रेयर ही हो गया, दिख गया तो ठीक है, नहीं तो दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। तो ये भी रेयर स्पीसीज के अंदर आती है। और इसके बाद एक बर्ड आती है जिसका नाम हमने दिया है हॉर्नबिल। तो ये एक बहुत यूनिक इसकी आपको बीक देखने को मिल रही है और इसके कलर भी काफी यूनिक आपको देखने को मिलते हैं। तो लेकिन ये भी आजकल बहुत रेयर हो गई, मतलब शायद एक्सटिंक्ट ही हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम इसको रेयर स्पीसीज में रख रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में इसको भी एक्सटिंक्ट हम लोग घोषित कर दें। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। तो ये वो स्पीसीज होती हैं जो कि अब सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही देखने को मिल रही हैं, ठीक है। बाकी दुनिया से ये आइसोलेट हो चुकी हैं, है ना। एक बैरियर बन चुका है कि मतलब हमारी अर्थ के एक कोने में ये सिमट कर रह गई है इनकी जनसंख्या, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे बताया गया है अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। आपने क्या नोटिस किया इन सभी नामों में? इन सभी नामों में ना जिस जगह पे ये मिलते हैं उस नाम को भी अब इनके साथ जोड़ा जाने लगा है, ठीक है। मतलब अगर आप बोलोगे पिजन तो आप बोलोगे कबूतर की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो कबूतर तो हर जगह देखने को मिल रहे हैं इस समय भी। अगर मैं बोलूंगा निकोबार पिजन तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कोई ऐसा कबूतर है जो सिर्फ और सिर्फ निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने कुछ ऐसी स्पीसीज बनाई है जिनको हमने बोला है एंडेमिक स्पीसीज। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरियाज में ही आपको ये जानवर देखने को मिलते हैं। तो इसमें जैसे कि मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस जानवर का नाम यहाँ पे दिया है मिथुन, है ना। अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगह पर। तो नाम इसका दे दिया हमने मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। एक एंडेमिक स्पीस है ये भी। और ये जो हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है वो पिजन जो कि जनरली जनरली क्या मतलब ये तो सिर्फ निकोबार में ही आपको देखने को मिलता है, तो इसका हमने नाम दे दिया निकोबार पिजन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उन स्पीशीज के बारे में जो कि अब इस दुनिया से गायब
हो चुकी हैं। ठीक है, इन स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, है ना। दीज स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ, कहीं से भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें एक दो के एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं। एक है एशियाटिक चीता और दूसरा है पिंक हेड डक। तो एशियाटिक चीता की अभी हम पिक्चर देख रहे हैं। ये एक चीता का एक टाइप है ना, चीता में भी एशिया, जनरली एशिया में पाया जाने वाला है, तो इसको हमने नाम दिया था एशियाटिक चीता। ये 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला चीता होता है ना। लेकिन ये आज इस दुनिया से दुख की बात है कि ये अब इस दुनिया में देखने को नहीं मिल रहा है। ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया है, समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, है ना। और एंडेंजर्ड में आया, ये एंडेंजर्ड से ये रेयर स्पीसीज बना और फाइनली रेयर से आज ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ चुका है। अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये नहीं दिख रहे कहीं पे भी। उसके साथ साथ ये एक डक है ना। इस डक का नाम दिया है पिंक हेड डक, मतलब इसका जो हेड है उसमें आपको लाइट पिंक कलर से इसका रंग देखने को मिलता है। तो ये जो डक है ये भी जनरली अब देखने को नहीं मिल रही है, ये भी आपकी गायब हो चुकी है, इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन से नेगेटिव फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण इतना भयावह डिप्लीशन हुआ है हमारे फ्लोरा और फौना का। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम ह्यूमन बींग्स ही कहीं ना कहीं इसके कारण बन चुके हैं, है ना। हम लोगों ने रिसोर्स की लालच में जो हमारे आसपास के रिसोर्सेस होते हैं उनको यूज करने के लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का, जैसे कि फॉरेस्ट से हम लोग वुड निकालते हैं, बार्क्स हो गए, लीव्स हो गई, रबर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, डाइज हो गए, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एक्सेट्रा, है ना। इस सब के चक्कर में हमने अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंप्लीटली डिप्लीट कर दिया है। और अगर बात करें ऐसे कुछ बड़े बड़े फैक्टर्स की जिनने कहीं ना कहीं डिप्लीशन किया है फ्लोरा और फौना का हमारे इंडिया में या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें नाम आता है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। एक पर्टिकुलर एक जगह को ही हमने बिल्कुल तबाह कर दिया, वहां पर डैम खड़ा कर दिया, है ना। वहां का पूरा नेचुरल जो इन्वायरमेंट था उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सभी जानते हैं, ठीक है। माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है ना। जहां जाते हैं बस पता चल जाए कि जमीन के इस वाले हिस्से में आपको सोना मिल रहा है, चांदी मिल रही है, लोहे मिल जाएंगे, कोई भी आपको धातु दिख रही है तो बस वहां पे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, अंधाधुंध माइनिंग करी, जगह तबाह कर दी। माइनिंग करके चले गए, वो जगह, वो पूरा एरिया बर्बाद हो गया। कहाँ जाएंगे वहां के जानवर, है ना। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ग्रेजिंग करवाने के लिए भी हम लोग जनरली, फ्यूल वुड कलेक्शन करने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसे भी फ्लोरा और फौना का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। ग्रेजिंग मतलब गाय भैंस के लिए अब हम लोग कहीं पे भी खुले में छोड़ देते हैं, वो वहां जाती हैं, वहां पे पाए जाने वाले कुछ स्पेशल जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको वो जानवर खा जाते हैं ग्रेजिंग करते टाइम। तो वो धीरे धीरे वो उन प्लांट्स की स्पीसीज गायब हो गई हमारी दुनिया से, है ना। फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए भी हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हैं। एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, मतलब तरह तरह के जानवर, पशु, पक्षी। हम इंसान भी कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। लेकिन हम इंसानों को अगर छोड़ दें तो इन जानवरों के साथ, इन पेड़ पौधों के साथ किसने नाइंसाफी करी, तो आप देख सकते हैं। पहला फैक्टर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट ही तबाह कर दिया जा रहा है, ठीक है। जंगल काट दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें पानी में पाए जाने वाले जीवों की, तो पानी को गंदा किया जा रहा है, हंटिंग करी जा रही है, शिकार करते हैं, पोचिंग हो रही है बहुत ज्यादा। जैसे कि हाथियों की बहुत ज्यादा पोचिंग होती है, उनके दांतों के लिए उनको मार दिया जाता है, ठीक है। ओवर एक्सप्लोइटेशन आपको देखने को मिलता है कई चीजों का। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉइजनिंग हो रही है। अगर बात करें तो फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से हमारी हवा दूषित हो रही है। हवा दूषित होने से चलिए जानवरों को उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हवा में पाए जाने वाले जो उड़ने वाले जो जीव हो गए, चिड़िया हो गई और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स वगैरह हो जाते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग हो जाते हैं। मान लीजिए आपकी तितली हो गई, आपके छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, यहाँ तक कि इनकी भी हम लोग कहीं ना कहीं लाइफ को खतरा कर रहे हैं। फॉरेस्ट फायर्स आप देख चुके हैं। अभी रिसेंटली 2020 की अगर मैं बात करूं तो ना, तो ऑस्ट्रेलिया की जो अभी 2020 में जो आग लगी वहां के जंगलों में, जनरली कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं। नेचर को हमने तबाह करके रख दिया अपने यूजेस के लिए, है ना। तो उस आग में एक जानवर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसको हम लोग कोयला बियर के नाम से जानते हैं। अभी आप स्क्रीन पर उसकी पिक्चर देख रहे हैं। ये जानवरों में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में इनकी डेथ हुई है, ये जिंदा जल गए उस आग में, है ना। और अभी एक न्यूज में रिपोर्ट भी आई थी कि हो सकता है कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो हम जनरली रिसर्च करते रहते, तो अब उसमें
इस जानवर को शायद हम लोग इंडेंजर्ड या फिर लगभग ये एक्सटिंक्ट ही हो चुका है, काफी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई है उस ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, जिसके कारण आज ये जो हमारा इतना यूनिक सा ये दिखने वाला ये जानवर, आज इसकी संख्या लगभग बहुत ही कम हो चुकी है। तो यही कुछ फैक्टर्स है जिनके कारण इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो एक टर्म को हम पहले समझते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जनरली क्या होता है, आप भी जानते हैं, हमारे इंडिया में कहीं पर आपको रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको मैदान जैसे एरियाज देखने को मिलेंगे, है ना। तो जगह बदलती रहती है, ठीक है, जगह बदलती रहती है, वहां के आसपास का एनवायरमेंट बदल जाता है, रेगिस्तान हो गया, ठंडा इलाका हो गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हो जाते हैं। और अगर हम बात करें लाइफ सपोर्ट सिस्टम की, तो हमारी वाटर है, एयर है, सॉइल है। और हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन लोगों को हम नाम देते हैं कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है। तो ड्यू टू कंजर्वेशनिस्ट डिमांड्स, है ना, हमारे इंडिया में एक एक्ट पास होता है 1972 में। इस एक्ट का नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट या फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसका काम है, जितने भी हैबिटेट्स है ना, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एनिमल आपको दिखता है या मिलता है, तो उन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना इस एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। और इस प्रोग्राम का जो मेन एम था वो था प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में जितनी पॉपुलेशन है, एटलीस्ट इसको तो हम मेंटेन कर लें। इसके लिए हमने पास किया इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट। और इसने क्या किया, बैन कर दिया हंटिंग को बैन कर दिया, है ना, पोचिंग वगैरह बैन कर दी, ताकि लोग कम से कम डरे तो, किसी जानवर को मारने से पहले उनके अंदर एक डर तो क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है इससे हम इनकी पॉपुलेशन को बचा पाए, है ना। लीगल प्रोटेक्शन हम इनको देने लगे कि जैसे मान लीजिए जो ब्लैक बक है, अब आप ब्लैक बक जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीस में आता है, उसको अगर आप मारेंगे तो आपको मतलब आपके ऊपर केस किया जा सकता है ना, आपको कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये आपने गुनाह कर दिया है उस जानवर को मारकर, है ना। आप हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इनने क्या किया है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो ट्रेड होता है ना, उसको भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया है। तो ये वो एक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, 1972 में ये पास हुआ था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके साथ साथ आगे यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो सेंट्रल लेवल पे और हमारे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, नेशनल पार्क्स को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेटअप करने लगे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो जानवर होगा या जितने भी जानवर है, हम उनको उनके हैबिटेट उनको प्रोवाइड किया जाता है कि वो वहां पे सरवाइव करे, आराम से रहे, उसको कोई हम डिस्टर्ब ना करें उसको, है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, refers to an area which provides protection and favorable living conditions to the wild animal। मतलब प्रोटेक्शन देगा जानवर को एक एरिया के अंदर और फेवरेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कर देगा, ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन जनरली हम लोगों ने ना उनके लिए एक इकोसिस्टम खुद तैयार किया है, ठीक है। मतलब वहां हो सकता है आज जिस जगह पे आज आपको एक सूखा मैदान देखने को मिल रहा है, हम वहां पे मेहनत करके कंस्ट्रक्ट करके वहां पे बनाए एक नेशनल पार्क, और दुनिया भर से तरह तरह के जानवर को लाके वहां छोड़ दिया जाए उस नेशनल पार्क में, ठीक है। तो इनका अब ये जो नेशनल पार्क का जो इकोसिस्टम यहाँ तैयार किया गया, वो नेचुरल तो नहीं है, कहीं ना कहीं हम इंसानों ने उसको बनाया है, तो उसको हमने नाम दिया नेशनल पार्क, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एटसेट्रा को कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश भी करता है। और बात करें अगर नेशनल पार्क की, तो जनरली आपको सिटीज वगैरह में नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम लोग खुद ही वहां पे डेवलप कर देते हैं और उस एरिया को डिसाइड कर देते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को जानवरों को छोड़ देना है, और पूरी फेंसिंग कर दी जाती है आसपास की वो जानवर शहर की तरफ ना आ जाए। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जनरली ऐसी है कि ये कुदरती था, हमने उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। तो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में। उसके बाद जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी रन कर रही है कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न्ड राइनोसेरस एंड बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी हैं, ठीक है। तो टाइगर को बचाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसका नाम यहाँ पे हमको बताया गया है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। और इस प्रोजेक्ट टाइगर का मेन एम है हमारे टाइगर, जो कि अब एक इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुका है ना,
टाइगर में भी बहुत सारे तरह तरह की वैरायटीज आपको देखने को मिलती है, तो उनमें भी जो इंडेंजर्ड स्पीस की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये टाइगर भी आप आज देख सकते हैं, जो इतना यूनिक एक एनिमल है, ये भी आज कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ज्यादा हंटिंग किया जा रहा है इसकी स्किन के लिए, क्योंकि इसकी स्किन में जो स्ट्राइप्स होती हैं उसके कारण इसकी स्किन काफी ज्यादा कीमत में बेची जाती है ना। तो इसके कारण इन जानवरों को भी मारा जा रहा है और इनकी भी क्या हो रही है, पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, और अगर इनको नहीं रोका गया तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, है ना। और एक चीज हमारी बुक ने हमको नहीं बताई है ना, एलिफेंट्स के लिए भी एक प्रोजेक्ट एलिफेंट्स भी हमने स्टार्ट किया है। तो उसके उसमें भी हम लोग जो एलिफेंट्स के इंडेंजर्ड कैटेगरीज में जो एलिफेंट्स आ गए हैं, तो उनके लिए भी हमने काफी मेजर्स उठाए हैं। और अब हम बात करेंगे अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986। ठीक है, एक 80 और 86 के दशक में वाइल्ड लाइफ एक्ट पास होता है। बहुत सारी बटरफ्लाइज को, तितलियों को, मॉथ्स को, बीटल्स को, जो कि आप बीटल्स आप समझते हैं, है ना, और एक ड्रैगन फ्लाई भी है, इसको भी हमने फाइनली प्रोटेक्टेड स्पीसीज के अंदर रख दिया है। ठीक है, 1991 में सबसे पहली बार ऐसा हुआ जब हमने बहुत सारे पौधों को भी एक लिस्ट में जगह दे दी, है ना। इसमें जनरली स्टार्टिंग जब हुई थी तो छह स्पीसीज देखने को मिलती थी, और ये 6 स्पीसीज नहीं है, आज के समय में 20 से भी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे भी हैं ये भी कहीं ना कहीं अब क्या हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। तो उनको भी प्रोटेक्शन के लिए हमने कानून वगैरह बना दिए, लिस्ट में उनको जगह दे दी कि अगर कोई आदमी कहीं ना कहीं ऐसे पौधों को नुकसान पहुंचाएगा और पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, किस तरीके से इनके टाइप्स हमको यहाँ पे बताए गए हैं, किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। तो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे आपको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली इनमें से ज्यादातर को कौन मेंटेन करता है, हमारी गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और इसको मेंटेन करने के लिए जो डिपार्टमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, जैसे कि हम लोग IFOS ऑफिसर्स के बारे में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ये ऑफिसर्स होते हैं जो इस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, लीड करते हैं, है ना। और ये इसका काम है फॉरेस्ट को बचाना, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाना। तो अब हम लोग देखेंगे द फॉरेस्ट क्लासिफिकेशंस, किस तरीके से फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, मतलब हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जंगल है ना, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, उनको हम लोगों ने जिस कैटेगरी में रखा है वो है रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व आप ये कह सकते हैं कि हमने बिल्कुल फेंसिंग वगैरह कर दी होगी इस फॉरेस्ट के आसपास, हम वहां पे किसी की एंट्री भी हम नॉर्मली नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पे ये वो फॉरेस्ट का एरिया है ना, जिसका डिप्लीशन हो रहा है तो उसको हमें रोकना है, तो हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, तो उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की लिस्ट में हमने डाल दिया है। एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारे इंडिया में। ठीक है, और फिर आते हैं हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मतलब इनका हम जनरली कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फॉरेस्ट में आपको वेस्टलैंड देखने को मिलता है, मतलब जमीन इतनी अच्छी नहीं है या फिर पेड़ वगैरह भी अब उतने अच्छे वहां पे नहीं है, तो उनने उनको ध्यान नहीं दिया, अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में वो आते हैं। और इनको जनरली गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ऑन करती है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज भी इन फॉरेस्ट पे अपना हक जमाती है। एंड नाउ वी विल सी कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। जैसे कि हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटीज की, तो जनरली ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं जंगलों पर। जंगल में ये लोग अपना घर बनाकर रहते हैं, वहीं की चीजों से ये लोग अपना खाना पीना, है ना, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो फॉरेस्ट और कम्युनिटीज में भी काफी रिलेशन यहाँ देखने को मिलता है। लोकल कम्युनिटीज जो है हमारी, वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं अपने हैबिटेट को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आदिवासियों की, जो आज भी आज जंगल एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार से लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके हैबिटेट को वो बचाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट के लिए और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन फॉरेस्ट में कुछ चेंजेस करती रहती हैं। ठीक है, तो ये लोग अपने लिए बराबर लड़ते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सारिस्का टाइगर रिजर्व की, जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ पर गांव वालों ने मिलकर, विलेजर्स have फॉट अगेंस्ट माइनिंग। किसके खिलाफ लड़ाई करी? माइनिंग के खिलाफ लड़ाई करी कि आप यहाँ पे माइनिंग नहीं करिए, है ना। और पूरा बताया कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है यहाँ पे, क्योंकि अब ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे जनरली शेर अपना बाघ वगैरह देखने को मिलते हैं। तो अब टाइगर रिजर्व का सहारा लेते हुए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का सहारा लेते हुए इन लोगों ने अब काफी आवाज उठाई। उसके साथ साथ एक और बहुत फेमस मूवमेंट है, जनरली ये पेड़ों से रिलेटेड है ना, फॉरेस्ट लाइफ से रिलेटेड है। तो द फेमस चिपको मूवमेंट, जो कि हिमालयास में आपको देखने को मिला था,
काफी टाइम हो गया इस मूवमेंट को भी, तो इसने भी सक्सेसफुली रोक दिया था डिफॉरेस्टेशन को काफी सारे एरियाज में। और उसके बाद एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन, जिसमें जो कि टेहरी नाम की एक जगह में चलाया गया था। इससे भी बहुत असर पड़ता है। इन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि ये लोग क्या करें, डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन हो वहां पे, और बिल्कुल भी हम लोग केमिकल्स का यूज भी ना करें, है ना। तो ये था बीज बचाओ आंदोलन। इसके बारे में और मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बुक में नहीं दी है वो ऐड करी है। तो 1980 में शुरू होता है बीबीए, मतलब बीज बचाओ आंदोलन। एंड ये 25 साल पुराना आंदोलन है, जिसको किसानों ने मिलकर और सोशल एक्टिविटीज ने मिलकर चलाया था। एक व्यक्ति का नाम है विजय जरधारी, काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, इस आंदोलन से रिलेटेड है। और ये आंदोलन जरधर गांव में स्टार्ट हुआ था, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरांचल में, है ना। और इसका यूनिक, फेमस फॉर इट्स यूनिक मूवमेंट टू सेव द ट्रेडिशनल सीड्स ऑफ द हिल्स, मतलब जो पहाड़ी इलाकों में जो कुछ बीज पाए जाते हैं ना, बीज मतलब बहुत यूनिक, आपको अगर कोई पौधा उगाना है तो उसके लिए बीज चाहिए, तो उसी उन्हीं पौधे के सीड्स होते हैं। इन सीड्स को बचाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन चलाया था, इसलिए इस आंदोलन का नाम रख दिया था बीज बचाओ आंदोलन। तो आगे अब हम देखते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, जिसको जेएफएम भी बोलते हैं। तो ये एक प्रोग्राम था जो 1988 से चालू है, और जनरली ये उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, जनरली हमारे उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। इसने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि कैसे कोई लोकल कम्युनिटी, अगर हम बात करें, तो अपने आसपास के फॉरेस्ट में जो डिग्रेडेशन हुआ उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, उनको उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट रन करती है, कई कम्युनिटीज रन करती है, कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाने के लिए, फॉरेस्ट फॉरेस्ट वगैरह को बचाने के लिए बहुत सारे काम करे जा रहे हैं, और हम लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर हम लोग क्लास 10 की सोशल साइंस को कंप्लीट पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्लीज लाइक करिए हमारे लेक्चर को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।